ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में हम करेंगे पाठ 3 मात्रा वाले शब्द। वैसे ये मात्रा वाले शब्द हम आपको पहले भी करा चुके हैं। अप्रैल और मई में हमने आपको ये पूरे शब्द कराए थे 12 खड़ी में, आपको याद होगा। लेकिन क्योंकि बच्चों ने ये बुक अब ली है तो मैं फिर से इसको रिवाइज कराएंगे। आप पाठ 3 अपना देखेंगे। मात्रा वाले शब्द यानी कि बिना मात्रा के शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई मात्रा नहीं होती। जैसे 2 अक्षर के शब्द आपने छोटी कक्षा में करे होंगे, घर, नर, फल, रथ। इनमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इनमें एक स्वर होता है अ, वो छिपा हुआ रहता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था वर्णमाला में। अगर मैं बोलूँगी ग तो देखो आ की आवाज़ आती है, र तब भी आ की आवाज़ आती है। यानी हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन सभी में रा होता है। यानी कि व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, और जो स्वर होते हैं वो व्यंजन को सहारा देते हैं। ठीक है। अगर किसी में घर में आपको लगता है कि कोई मात्रा नहीं है घर शब्द में, ऐसा नहीं है। घ बोलेंगे तब भी आ सुनाई देता है, र बोलेंगे तब भी आ सुनाई देता है, लेकिन वो इनके अंदर छिपा हुआ रहता है। और उसके बाद जब हम आ की मात्रा ये होती है, फिर ये लगाएंगे तो घ पे आ लगाएंगे घा, और फिर स घास, तब हम नए शब्द बनाते हैं। यानी बिना मात्रा के कोई शब्द नहीं होता है, आ तो उसमें फिर भी छिपा रहता है। तो अब ये नए हैं आपके, यहाँ पे आप शब्द देख सकते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। जैसे ये देखिए, मात्राएं क्या होती हैं? सबसे पहला आपका प्रश्न होगा, तो स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। ये स्वर होते हैं अ आ इ ई, ये तो आपको याद है। रिश री की मात्रा ए ओ, ये सारे आपके स्वर हैं। लेकिन ये जो अनुनासिक है आपका, अंग से अंगूर, इसको भी हम स्वर में रखते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होता, ये आयोगवाह होता है और ये संस्कृत से लिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो फिर भी चलिए आप इसका यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये स्वरों में काउंट करते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। तो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को मात्रा कहते हैं। तो इसका तो कोई चिन्ह नहीं होता, ये तो छिपा हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर सभी स्वरों का चिन्ह लगाना है, जो आप पहले भी कर चुके हैं। सभी के चिन्ह यहाँ बनाएंगे और सबसे एक एक शब्द भी आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक एक शब्द यहाँ लिखेंगे और ये चार्ट आप खुद से पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए त के साथ में आ लगा हुआ है ता, ल के साथ में भी आ की मात्रा है ताला। फिर इसी तरीके से माला, किताब, का के साथ में छोटी लगी हुई है तो किताब हो गया। माँ के साथ में छोटा वो लगा है मोर, भा के साथ में भा, और ला के साथ में बड़ा ओ की मात्रा है तो भालू। तो इस प्रकार ये शब्द जो बनाए गए हैं ये मात्राओं की सहायता से बनाए गए हैं। हम फिर से आपको याद दिलाएंगे कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के, बिना स्वरों के चिन्हों को लगाए हम कोई शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी हेल्प हमें लेनी ही पड़ती है। अब ये है आपके मात्रा वाले शब्द। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे और इस चार्ट के अनुसार ही इस चार्ट को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस पाठ में आपको सिर्फ इतना ही करना है। मात्राएं क्या होती हैं, स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं, और आपको इन सब की चिन्ह बनाने हैं और सबसे एक एक शब्द आपको बनाना है। उसके बाद पेज नंबर 13 है, 13 पेज। इस पर आपको ये काम करना है, मात्राएं क्या होती हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, यही आंसर आप यहाँ पे भी उत्तर लिख देंगे। फिर है मात्रा वाले कुछ शब्द लिखिए। तो मात्रा वाले शब्दों में आप 4-5 शब्द किसी भी मात्रा का लिख सकते हैं, सब अलग अलग होने चाहिए। एक आ की मात्रा का, एक छोटी ऊ और एक ही मात्रा के शब्द 4-5 आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, वर्णों पर मात्राएं लगाकर फलों के नाम पूरे करिए। यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं, वर्ण समझते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट में वॉवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब सब के ऊपर हम ये चित्र देख रहे हैं, और इसके साथ में अगर मैं एक ही मात्रा लगा दूंगी तो ये सेब बन जाएगा। अब ये कला लिखा हुआ है, लेकिन चित्र मेरा देख रहे हैं आप, उसके साथ में मैं फिर से एक ही मात्रा लगाऊंगी तो केला बन जाएगा। अब ये सतर है, सतर, अब ये चित्र मेरा एक फल है, आप इसे पहचान सकते हैं। तो इसमें मैं एक अनुस्वार लगाऊंगी और एक आ की मात्रा, तो मेरा एक शब्द बन जाएगा, तो उसे आप पहचानेंगे। ये बेस आपको करना है। अब आते हैं हमारे पीछे के पुनरावृत्ति अभ्यास पर। ठीक है, ये तो हुआ आपका पाठ 3 प्रश्न और ये उसकी एक्सरसाइज। अब आइए प्रश्न 2 पर।
निम्नलिखित वाक्यों में सही भावनात्मक संज्ञा भरो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हमने आपको बताई थी। संज्ञा के 3 भाग होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो आपने कर लिया था एक्सरसाइज। अब हम भाववाचक देखते हैं। भाववाचक क्या बताया था? जो भी हमारी फीलिंग होती है, हमारे भाव होते हैं, या किसी की दशा जो जिस कंडीशन में है, ठीक है, और या उसकी कोई क्वालिटी है, गुण, उसका जो हमने नाम रखा हुआ है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये देखिए, हमें सही भाववाचक भरना है वाक्य के अनुसार। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, उनको देखकर ही आप इसमें भरेंगे। जैसे सेब में डैश है, सेब में क्या है? सेब में मीठा है या सेब में मिठास है? तो देखिए सही भाववाचक क्या है? सही भाववाचक मिठास है, सेब में मिठास है। सेब में मीठा है नहीं है, या तो हम बोलेंगे सेब मीठा है, ठीक है, या हम बोलेंगे सेब के अंदर क्या है? एक गुण है, मिठास है उसका नाम। ठीक है। नंबर 2, हमें किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करनी चाहिए? बुरापन नहीं करनी चाहिए या बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही भाववाचक है, हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुरापन भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो सुटेबल नहीं है। थर्ड है, माँ से पुत्र का डैश देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता? माँ से दुख देखा नहीं जाता या दुखी देखा नहीं जाता। दुखी शब्द तो किसी पर्सन के लिए आएगा कि वो बच्चा बहुत दुखी है, यानी दुखी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? एक जातिवाचक संज्ञा है, दुखी तो सब दुखी, ठीक है, वो हम किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन दुख जो है वो एक फीलिंग है, एक भाव है, तो यहाँ पर वही आएगा। नंबर 4, धर्म और मेरे बीच पक्की डैश है। धर्म एक लड़का है और मेरे बीच में पक्की क्या है? पक्की दोस्त है या पक्की दोस्ती है? दोस्त तो एक पर्सन हुआ, ठीक है ना, किसी का नाम, किसी एक इंसान को हम दोस्त कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा है ये। हम दोस्ती एक फीलिंग है, हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है। तो अच्छी क्या है? अच्छी एक भावना, यानी कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो और मेरा तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, तो वो एक दोस्ती का भाव है, वो आएगा इसके अंदर। नेहा का डैश उसकी बीमारी का कारण है। नेहा का क्या उसकी बीमारी का कारण है? मोटापा उसकी बीमारी का कारण है या मोटा उसकी बीमारी का कारण है? ठीक है, तो मोटा जो शब्द है वो है विशेषण। ठीक है, विशेषण अभी हम आगे कराएंगे आपको। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा की क्वालिटी बताना, कि संज्ञा जो शब्द है, सपोज मैंने बोला कि ये हाथी है, तो हाथी कैसा है? हाथी मोटा है, तो मैंने हाथी हमारा संज्ञा है, प्राणी का नाम है, लेकिन वो कैसा है? वो तो मोटा भी है, बड़ा भी है और विशालकाय भी है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, उसको विशेषण कहते हैं। तो हम विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। हमने मोटा से मोटापा बनाया, तो यहाँ पर मोटापा शब्द आएगा। तो ये तो थे आपके भाववाचक संज्ञा, जिसको आपको यहाँ से देख के भरना है, और ये है आपका पाठ 3 मात्रा वाले शब्द, और आप इसको करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और पाठ 3 आपको अपनी व्याकरण कुसुम बुक में भी इसका कार्य करना है। तो बच्चों, ये तो था आपका आज का कार्य, इसको करेंगे और मुझे शीघ्र ही दिखाएंगे।